आज हम बीए पार्ट सेकेंड होम साइंस प्रथम वस्त्र विज्ञान के रेयॉन टॉपिक पे बात करेंगे। रेयॉन एक मानवकृत तंतु है जो मानव द्वारा निर्मित है पर कृत्रिम फाइबर्स कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो मानवकृत तंतु रेयॉन 3 विधियों द्वारा तैयार किया जा सकता है। सबसे पहली विधि है नाइट्रोसेल्यूलोज विधि, दूसरी है क्यूप्रो अमोनियम विधि और तीसरी विधि है विस्कोस विधि। तो ये अलग अलग विधियां हैं। 3 विधियों द्वारा हम रेयॉन तंतु को बना सकते हैं। सबसे पहले आती है नाइट्रोसेल्यूलोज विधि। इसमें रुई की पट्टियों को पहले नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रतिक्रिया कराई जाती है और फिर उसके बाद अल्कोहल और ईथर के घोल में घोल दिया जाता है। गाढ़ा होने पर स्पिनरेट मतलब छन्नी को छिद्रों से निकाला जाता है और इस तरह अल्कोहल सूख जाता है और लंबा अविरल रेशा प्राप्त होता है, यानी कि फिलामेंट फाइबर इसमें निकलता है। इसमें रेशा जो होता है वो लंबा होता है। तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात क्या है, गूदा या पल्प जो कि आपका सेल्यूलोज का है और इसे आप लेते हैं सेल्यूलोज रुई की पट्टियाँ, ठीक है, और उसमें नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कराते हैं और फिर उसमें ईथर में घोलते हैं, फिर उसको छानते हैं और फिर स्पिनरेट से गुजारते हैं और लंबा फिलामेंट मिल जाता है। तो ये तो हुई नाइट्रोसेल्यूलोज मेथड। दूसरा है क्यूप्रा अमोनियम मेथड। क्यूप्रो अमोनियम मेथड में क्या होगा, सूती या रुई की पट्टियों को कास्टिक सोडा या सोडा ऐश में उबाला जाता है, उसको क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है, फिर उसके धोने के पश्चात फिर सुखाया जाता है, फिर कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया में इसको पिघला देते हैं और फिर गहरे नीले रंग के इस घोल को स्पिनरेट से निकाला जाता है और रेशे को खींचकर लंबा किया जाता है तथा सख्त बनाने के लिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लेते हैं। तो इस तरह से ये क्यूप्रा अमोनियम विधि से बन जाता है। नेक्स्ट विधि आती है विस्कोस विधि। विस्कोस विधि में लकड़ी के गूदे को चद्दर की शीट से काटकर सल्फाइड की ब्लीच से किया जाता है और फिर शीट्स को कास्टिक सोडा के घोल में भिगो दिया जाता है, रख जाते हैं और फिर वो क्षारीय सेल्यूलोज पुराना नहीं हो जाता तब तक भिगोए रखते हैं। फिर मिश्रण को कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन बाईसल्फाइड और सेल्यूलोज जेंथेट डाला जाता है और कास्टिक सोडा के हल्के घोल में पुनः प्रतिक्रिया कराई जाती है और हल्के पीले घोल को स्पिनरेट से निकालकर सख्त करके सल्फ्यूरिक अम्ल से निकाला जाता है जो सेल्यूलोज को पुनर्योजित कर लंबे रेशे के रूप दे देता है। इस कारण रीजेनरेटेड फाइबर्स भी कहते हैं इसे। तो इसमें हमने क्या किया, लकड़ी के गूदे को लिया और उसको शीट के रूप में काट लिया, फिर कास्टिक सोडा में डुबोया और फिर इसको भिगो के रखा, ठीक है। क्षारीय सेल्यूलोज हो गया, ये कास्टिक सोडा क्षार होता है इसलिए क्षारीय सेल्यूलोज कहा गया है। और फिर उसके बाद में कार्बन बाईसल्फाइड और सेल्यूलोज जेंथेट बोलते हैं जिसे, वो उसमें डाला जाता है मिश्रण को और फिर उसके बाद में कास्टिक सोडा के हल्के घोल से प्रतिक्रिया कराई जाती है। फिर हल्के पीले रंग का घोल बनता है जो कि स्पिनरेट से निकालकर सख्त करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया जाता है और फिर उसको रीजेनरेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये रेयॉन के रेशे बन जाते हैं। अब हम एक जो मेन जो इसकी विशेषताएं हैं रेयॉन के रेशे के उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और जो हमें इसमें बहुत सी कुछ गड़बड़ भी होती है, जैसे चमक बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसकी चमक को कम करने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड और तेल और मोम आदि का प्रयोग करते हैं। इसी तरह कताई में जितना हम मोटी स्पिनरेट रखेंगे उतना मोटा रेशा बनेगा, व्यास उसी से नियंत्रित होता है और उसको लंबाई में काट लिया जाता है उसके हिसाब से। तो ये फिलामेंट रेशा बनता है, इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट रेशा। एक रेशा मोनोफिलामेंट या मल्टी फिलामेंट, एक ही रेशा होगा तो मोनो और बहुत सारे रेशे होंगे तो बहुरेशीय। और जो फिनिशिंग्स हैं
वो कड़ा करने के लिए, संकुचन हटाने के लिए जल अवरोधक, रोए उठाना, परिसज्जा वगैरह करते हैं, नेपिंग वगैरह इसमें की जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि इससे हम टॉवल्स वगैरह भी बनाते हैं। फिर आती है कि इसकी कुछ विशेषताएं आपको मालूम होनी चाहिए। सूक्ष्मदर्शी में रॉड लाइक प्रतीक होता है, छड़ जैसा दिखता है, और इसकी पतली धारियां पूरी लंबाई में दिखती हैं अगर हम माइक्रोस्कोपिक देखें। और इसकी चमक कम की जाती है तो छोटे काले धब्बे बन जाते हैं। चमक कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? टिटेनियम डाइऑक्साइड, मोम और तेल का। तो उसको हम उपयोग करके हम उसको कम चमक का बना सकते हैं। लंबाई जो है वो हमारे ऊपर होती है कि हम उसको लंबा रेशा रखेंगे या छोटा रेशा रखेंगे, हमारे ऊपर है। लघु आकार में स्टेपल रेशे जो हम तब करते हैं जब हमें उनको ब्लेंड या मिश्रित करना होता है दूसरे रेशों के साथ, सिल्क के या सूती के, उससे मिलाते हैं, तब हमें छोटे रेशे स्टेपल, लघु आकार के स्टेपल फाइबर चाहिए होते हैं। फिर व्यास स्पिन रेट पर निर्भर करेगा। हमें दबाव डालते हैं तो हम व्यास में हम चेंज कर सकते हैं उसके व्यास को। तंतु का रंग जो है विस्कस रेयन का तो नीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है, और जो आपका क्यूपा अमोनियम है वो सफ़ेद रेशा होता है। चमक जो है वो इसमें बहुत चमकीला होता है, और हम उसके चमक को परिवर्तित कर सकते हैं, चमकदार भी बना सकते हैं, कम चमक या फीका भी बना सकते हैं। और क्रेप, लिनन व ऊन के समान भी दिखने वाला है, और तो उसकी चमक कम करना आवश्यक हो जाता है। और पिगमेंट वगैरह की कताई प्रक्रिया में घोल में मिला दिया जाए तो स्प्रेड से तो सूक्ष्म बुलबुले बना देता है जो चमक को परावर्तित करते हैं, तो उससे हम कम भी कर सकते हैं इसकी चमक को। तो हम 3 तरीके से इसकी चमक को चमकदार बना रहने दें, कम चमक या फीका, जैसा हमें उपयोग में लेना वैसा बना लेते हैं रेशे को। मजबूती जो है वो सूखी अवस्था में तो बहुत मजबूत है, पर गीली अवस्था में इसकी मजबूती कम हो जाती है। और लचीलापन, इसमें रेयन में लचीलापन होता है, और क्यूपा अमोनियम रेशो में तो कताई खींच कर की जाती है, तो ज़्यादा सामान्य से थोड़ा अधिक लचीला बन जाता है। विस्कस रेयन में घोल को कुछ बड़े व्यास में स्पिनरेट में डाला जाता है, और कोगुलेटिंग प्रोसेस में या उसको खींचकर बल देके सूत बनाया जाता है, तो उसमें भी लचीलापन कम रहता है। प्रतिस्कंदता, रेयन के वस्त्रों की प्रतिस्कंदता कम होती है, कम करने के लिए फैल जाने वाले पुनः पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, और लंबे समय तक अगर ये मुड़े रहें तो ये टूट जाते हैं, ये फट जाती है। जल अवशोषकता, क्यूपा अमोनियम व विस्कोस रेयन वस्त्रों में पानी सोखने की क्षमता सिल्क के समान होती है। पसीना व शरीर की नमी को शीघ्रता से सोख लेता है, वह अपने में ही समेट के रखता है। फिर आता है ताप का और प्रकाश का प्रभाव। ताप और प्रकाश का प्रभाव सूती वस्त्र के समान ही होता है इसमें, और अधिक प्रकाश सहन करने की क्षमता नहीं होती है। और रेयन वस्त्र प्रकाश से कम प्रभावित होता है। फिर आता है फफूंदी का प्रभाव। जैसा आपके सूती वस्त्र पर फफूंदी का प्रभाव कम पड़ता है, उसी तरह इस पर भी पड़ता है। आर्द्र वातावरण में फफूंदी लग जाती है तो इसमें भी लग जाती है, और इसमें हम फफूंदी प्रतिरोधक क्षमता अगर डाल दें तो परिसज्जा कर दें तो ये फफूंदी नहीं लगेगी। अम्ल का प्रभाव, रेयन वस्त्र पर ऑक्जेलिक, टार्ट्रिक और साइट्रिक अम्ल का हानिकारक प्रभाव होता है, और उससे रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। किंतु सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल रेयन रेशे को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक अम्ल और एसीटेट वस्त्र को नष्ट कर देते हैं, पर रेयन पर प्रभाव नहीं होता।
फिर क्षार का प्रभाव, अमोनिया, बोरेक्स, साबुन, फॉस्फेट उपयोग से चमक समाप्त हो जाती है और पोटेशियम परमैंगनेट ब्लीच रेयॉन को कमज़ोर बना देता है। इस कारण इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ये नुकसान पहुंचाता है। रंगों के प्रति सादृश्य, विस्कॉस और क्रिप्टामिन रेयॉन में रंगों के प्रति अच्छी सादृश्यता रखते हैं। और ताप संवाहकता, रेयॉन ताप का सुचालक होता है, इसके अंदर से ताप को प्रभावित करने देता है, गर्मी में भी ये ठंडा रहता है। नेक्स्ट आता है, ये गर्मी में ठंडा रहता है, इसके कुछ सामान्य गुण। वस्त्र रेयॉन, सूती वस्त्र के साथ बाद रेयॉन जल सोख लेता है, गर्मी में वस्त्रों के लिए ये उपयुक्त है। सरल सूखे स्थान पर संग्रह करना है जिससे फफूंदी नहीं लगे, और ब्लीच एवं धुलाई करना सरल है। फलों के धब्बे जल्दी छुड़ा देने चाहिए। क्रेप वस्त्र तैयार किए जाते हैं इससे, और मिश्रित देते वाले वस्त्र अधिक उपयोगी रहते हैं। तो इस तरीके से आपने इनके मानवकृत रेशा रेयॉन के बारे में जानकारी हासिल की। धन्यवाद।